Okay, I think we should start. अच्छा, लास्ट जो कल हम लेक्चर किया था तो उसमें ऑब्वियसली we went through some of the equations, और उसके बाद ऑब्वियसली हमारे पास जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आई थी उसमें, वो मैं दोबारा आपको दिखाना चाह रहा हूँ. सो दो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स या दो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस उसके अंदर हैं, जिसमें से एक जो है वो आपके पास जो है एम्पलीट्यूड से आती है, जिसको हम मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं, जो कि पीक बताती है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ग्राफ ना. तो ये ग्राफ अब चलता रहेगा, मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ आएगा, लेकिन इस तरह का ग्राफ आपके पास रहेगा. और उसमें आपके पास जो वेरिएबल था वो मुख्तलिफ जीटास थे, मतलब जीटा चेंज करेंगे आप ऑब्वियसली. जीटा से मुराद यही है कि आप जो है सिस्टम में डैम्पिंग बढ़ा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा जीटा होगा सिस्टम में उतना ज़्यादा उसकी उसमें डैम्पिंग होगी, उतना ज़्यादा जो है वो आप विस्कस फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे होंगे. तो ऑब्वियसली बात है, आप सिस्टम में डैम्पिंग बढ़ाएंगे तो ये जो पीक होती है, रेजोनेंस की जो पीक है, ये कम होती है. तो 0.1 के ऊपर तो पीक नजर ही नहीं आ रही यहाँ पे. देन एट 0.3 यू कैन सी कि पीक जो है वो आई थिंक 1.8 के करीब आ रही है. और फिर जितना आप जीटा बढ़ाते हैं उतना ही आपका ये जो पीक है ये कम होती है. तो इसीलिए जीटा को एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना जीटा होना चाहिए सिस्टम के अंदर. ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव द फ्रीक्वेंसी रेशियो, यानी कि जिसमें आप ओमेगा द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और जो ओमेगा एन है विच इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसका रेशियो लेते हैं आप. और जहाँ पे भी किसी भी कर्व का पीक आ रहा होगा, दैट्स योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये अगर यहाँ का इस कर्व की बात करूँ मैं, तो इसका पीक ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहा है, तो दिस यहाँ पे जो भी आर होगा इसका,
आई थिंक 0.92 के करीब आ रहा है, तो वो जो आ 0.92 पे इस पे इसकी रेजोनेंस आएगी। सिमिलरली इसका पीक यहाँ पर है, और आफ्टर सम टाइम पीक नहीं आती। जो फॉर एग्जांपल ये जो आपको जो जीटा वन का जो कर्व है, इसमें कोई पीक नहीं है, तो देयर इज नो पीक, देयर इज नो रेजोनेंस बेसिकली। तो ये सिर्फ जो है मोनोटोनिकली जो है वो डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि जीटा वन के ऊपर आपकी जो पीक है वो इस कदर कम हो चुकी है कि वो स्ट्रेट लाइन बन चुका है। तो ये जो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीटा, इसमें वेरिएबल्स क्या है? जीटा वेरिएबल है, इसमें आर वेरिएबल है, और उन दोनों को चेंज करके आप मुख्तलिफ जो है वो एम्पलीट्यूड रेशियो निकालते हैं। एक तो ये हो गया जिसमें आप एम्पलीट्यूड जो रेशियो निकाल रहे हैं, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, या उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं आप, या मैग्निफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, एक ही बात है। सेकंड जो है वो आपका जो है वो फेज है, ठीक है। तो जो सेकंड है वो फेज है। और फेज में ये होता है कि बेसिकली जो आपका इनपुट फोर्स है जो और जो आपकी आउटपुट डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना आगे पीछे है, उसमें कर्व में कितना फर्क है, ठीक है। अभी मैं सारा आपको जो ना ये एक ग्राफ एक वो है सिमुलेशन उससे दिखाऊंगा। तो जो फेज होता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर या आपका एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये चाह रहे होते हैं कि एम्पलीट्यूड आपको कम से कम हो, ज्यादा उसमें मूवमेंट ना हो। लेकिन फेज भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेज सिर्फ ये बताता है कि सिग्नल जो दो सिग्नल्स है वो कितने आगे पीछे हैं, ठीक है। तो ये मकसद है इसका। तो ये दो चीजें थी जो हमने देखी थी। तो और ये सारा जो सोल्यूशन वगैरह था, जितना भी सोल्यूशन है, ये बेसिकली आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम विस्कसली डैम्प सिस्टम के लिए, ठीक है। तो उसी को हमने इस्तेमाल किया, जिसमें आपके पास एक मास, एक स्प्रिंग और एक डैम्पर लगा हुआ है। अच्छा, अब इसको जरा सिमुलेशन से देखते हैं हम। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी एक सिमुलेशन है। जरा मुझे एक बार बता दें, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, अच्छा जी सर, आ रही है। अब देखो, ये समझो, बड़ा इसमें टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। देखिए, ये जो आपके पास जो पता नहीं क्या कलर है, ये जो ग्रीनिश सा कलर है, ये जो है ना, ये गेन है। क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये गेन, एम्पलीट्यूड, मैग्निफिकेशन फैक्टर सब एक ही चीज है, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट है ये, इसको एम्पलीट्यूड बोल दो। ये जो आपका कर्व है, ये एम्पलीट्यूड है एट अ सर्टेन जीटा के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि एक ही कर्व बन के आ रहा है। और जो पर्पल वाला ये फेज है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने सिस्टम को किस पॉइंट पे ऑपरेट करना है। यहाँ पे आपको दो कर्व नजर आ रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज द एक्साइटेशन, यानी कि जो मोटर की इनपुट आ रही है आपके पास, जो मोटर घूम रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी, जो मोटर ये घूम रही है। तो ये जो ब्लू वन है, ये इसकी एक्साइटेशन, जो भी फ्रिक्वेंसी है वो आ रही है। और जो ये रेड वन है, ये इस मास जो ये फ्लूइड में मूव कर रहा है ऊपर नीचे, इसकी फ्रिक्वेंसी है, इसका उसकी मूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो अब अगर अभी आप इस सूरत में देखें इस दोनों ग्राफ को, तो आपको ये अंदाजा होगा कि जो बजाय डिस्प्लेसमेंट जो इस मास की कम हो, ज्यादा हो रही है वो, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड जो है वो इसका 30 के करीब आ रहा है, जो एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि सिस्टम जो है वो पुअरली परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सिस्टम का जो आउटपुट डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रही है, तो हमें तो नहीं चाहिए ये। अच्छा, अब करते क्या है हम सिस्टम की डायनामिक्स चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मास या स्पीड। आप सिस्टम की डायनामिक्स किस तरह चेंज करते हो? या तो आप उसकी स्प्रिंग या मास चेंज करते हो ताकि उसका ओमेगा एन चेंज हो जाए, तो आर चेंज होगा। द अदर जो जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप सिस्टम की स्पीड चेंज करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, स्पीड आपके हाथ में नहीं होती। अगर गाड़ी ने एक खास स्पीड में चलना है, तो जो उसकी स्पीड होती है उसकी पूरी रेंज होती है, ठीक है। तो स्पीड आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हाईली अनलाइकली होता है। लेकिन आप जो है सिस्टम का जो स्प्रिंग स्टिफनेस और मास से उसका ओमेगा एन चेंज करते हैं, और ओमेगा एन से उसका आर चेंज हो जाता है। आर चेंज होगा तो आपकी जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये जो है ये स्पीड चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आप आप जो ब्लैक लाइन है, इसको देखें, सिर्फ ये बता रहा है कि आप कहाँ किस जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं अभी। अगर मैं अपनी स्पीड गाड़ी की बढ़ाता, जो भी है इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, मोटर की आरपीएम बढ़ाता हूँ, तो ये देखें, ये जो ब्लैक लाइन है ये चेंज हो रही है। अब यहाँ पे आ गई, पीक पर आ गई एग्जैक्टली। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस वक्त का पॉइंट है, ये सबसे खतरनाक है, सबसे डेंजरस है। इसमें क्यों डेंजरस है? क्योंकि जो मैक्सिमम पीक थी वो आ रही है। तो इसमें होगा ये कि जो आपका इनपुट डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे जो इनपुट डिस्प्लेसमेंट है, जो इनपुट आपकी एक्साइटेशन है वो आपकी कम होगी, और जो आपका आउटपुट डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज योर एक्साइटिंग इनपुट, जो फोर्स आ रही है, और दिस वन इज योर आउटपुट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये देखें काफी बढ़ गई है।
ठीक है ना, ये 30 पे 30 के अराउंड इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है, बट यहाँ पे इस वे बियॉन्ड 30, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि जहाँ ये हम ऑपरेट कर रहे हैं एग्जैक्टली पीक के ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं मजीद इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ तो ये जो ब्लैक लाइन है चेंज हो रही है, ये पीक से आगे जा रही है। नाउ अब मैं ये निकल के जो है उस पीक को मैंने अवॉइड कर दिया, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो नाउ क्या होगा, नाउ यू कैन सी कि जो इनपुट आपके पास एक्साइटिंग जो फोर्स आ रही है वो अपनी जगह पे मौजूद है, 30 पे ही है, बट द डिस्प्लेसमेंट, द आउटपुट मोशन ऑफ दिस मास इज रिड्यूस हो रही है। वो आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो काफी रिड्यूस हो गया। वजह क्या है, क्योंकि आपने उस जो पीक है उसको अवॉइड कर दिया और आप जो है उससे काफी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन कंट्रोल दिस लाइन कि आप कहाँ पे इन फ्रिक्वेंसी डोमेन उस अपने सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। एक तरीका क्या है कि आप स्पीड चेंज करते हैं, बट ऑब्वियसली स्पीड चेंज जो है वो आपके हाथ में नहीं होता। अगर गाड़ी ने एक खास स्पीड में चलना है तो उसने चलना है। सेकंड ऑप्शन इज कि आप स्प्रिंग या मास डैम्पर, या तो आप जो है वो सिस्टम की स्टिफनेस बढ़ाते हैं या मास चेंज करते हैं। तो ये जो स्पीड, अभी हम यहाँ पे सिर्फ जो वेरिएबल है स्पीड देख रहे हैं, इसलिए आप हम स्पीड से कंट्रोल कर रहे हैं, बट नॉर्मली तो इसीलिए आप अगर अक्सर आप देखेंगे कि गाड़ी कोई चलाता है तो एक खास स्पीड के अंदर ज्यादा वाइब्रेशन होती है। ठीक है ना, एक खास गियर रेशियो के ऊपर, या खास अगर थर्ड गियर या फोर्थ गियर में चलाते हैं तो ज्यादा वाइब्रेशन हो सकती है किसी खास गाड़ी में। एक खास उसका रेंज होती है, तो उसकी वजह क्या है कि उस रेंज के ऊपर ये जो पीक आ रही है वहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं आप गाड़ी को। ठीक है, और अगर आप जब स्पीड बढ़ाते हैं तो आप उस पीक से आगे निकल जाएंगे, जैसे ये ब्लैक लाइन जो आगे चली गई है, तो अब वो मसला नहीं रहेगा। जितना आप आगे लेके जाएंगे इसको, उतना जो आपका आउटपुट डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो जाएगा। तो ये सारा एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे हम फेस भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये जो पर्पल वाली लाइन है ये फेस शो को शो कर रही है। तो अगर मैं फेस को और से देखूं तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं जो ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ये वन को कैंसिल आउट कर रहा है, लेट्स सपोज इसको यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ लेकर आते हैं इसको। ठीक है, अब आप सिर्फ फेस की बात कर रहे हैं, अभी हम एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अभी जो फेस है वो 90 डिग्री लग रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 90 डिग्री, क्योंकि दिस इज पाए, दिस इज फेस, तो ये पूरा जो है पाए है, ये दिस इज यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जो है वो आपका 90 डिग्री है, एंड देन तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं सिस्टम को, तो उसका जो फेज है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मुराद क्या है कि जो आपकी इनपुट एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी है और जो आपका आउटपुट डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। उन दोनों सिग्नल्स में 90 डिग्री का फर्क आ रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे जब आपके पास पीक आ रही है तो वो दोनों जो है वो 90 डिग्री शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, अगर मैं इसको 180 कर दूंगा, लेट्स से कि हम इसको फेस को आगे लेके जाते हैं, 180 पे ले जाते हैं, तो अब वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा दोनों ग्राफ्स जो है। आप देखिएगा दोनों, जब ये थोड़ा सेटल होता है, दोनों ग्राफ्स बिल्कुल अपोजिट होंगे, यानी कि आउट ऑफ फेस कहलाएंगे कि 180 डिग्री का फर्क है। अगर आपके पास इनपुट, नाउ यू कैन सी बिल्कुल अपोजिट है। जब ये नेगेटिव है एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फेज है वो 180 डिग्री का फर्क ला रहा है दोनों ग्राफ्स के अंदर। तो ये बेसिक फर्क है, आप समझ आ रही है कि फेज कहाँ इंपॉर्टेंट होता है। फेज सिर्फ ये बताता है कि सिग्नल्स कितने आगे पीछे हैं एक दूसरे से। ठीक है, साइन कोसाइन ही है ना, वो दोनों साइन ही है, दोनों कोसाइन ही है। ठीक है, तो फेज ये बताएगा कि सिग्नल्स जो है वो कितने आगे पीछे हैं एक दूसरे से, इनपुट और आउटपुट, विच इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट द गेन या जो आपके मैग्निफिकेशन फैक्टर है या आपका एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये बताता है कि सिस्टम जो इनपुट एक जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ रही है और जो आउटपुट आ रही है उसमें कितना फर्क है। ऑब्वियसली आप चाहते क्या हैं, आप चाहते यही है कि जो आपकी इनपुट जो एम्पलीट्यूड है वो आउटपुट में कम हो जाए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो ब्लू वन इज द इनपुट, रेड वन इज द आउटपुट, तो कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका मास है उसकी मूवमेंट बहुत कम कर दी है आपने बाय चेंजिंग द स्पीड एंड अदर पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम। जस्ट लेट मी नो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ये क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल है ये, तो यू मस्ट नो कि किस तरह काम कर रहे हैं। जस्ट लेट मी नो समवन। जी सर। सर इसका ये एग्जांपल हो सकता है कि अगर कोई गाड़ी हाई स्पीड में कोई बम्प एग्जैक्टली, ये जो तुम गाड़ी की बात कर रहे हो ना, ये पूरा का पूरा टॉपिक अभी हमने करना है आज। तो जस्ट स्टिक विथ मी, और एग्जैक्टली यही करके दिखाऊंगा मैं आपको ना अभी कि किस तरह आप जो है ना इसको एग्जैक्टली गाड़ी में यही काम करेंगे अभी हम। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ रहे, एग्जैक्ट यही टॉपिक है आगे, तो मैं आई विल शो यू गाइस। एनीवन एल्स, कोई बोल दे कम से कम कि कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, टाइप कर दे वो।
Daniel, is okay? Okay. अच्छा फहद भी आया मैच क्लास में, क्या बात है. Okay. तो अच्छा अब आई थिंक वी शुड गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर, और वो जो है बेस एक्साइटेशन, जो टॉपिक का नाम है वो रिस्पॉन्स ऑफ अ डैम्प्ड सिस्टम अंडर हार्मोनिक बेस एक्साइटेशन. क्या फ़र्क है 11वें और 12वें टॉपिक में? 11वें में टॉपिक और 12वें टॉपिक में फ़र्क ये है कि 11 में जो था वो आपका कोई बेस एक्साइटेशन नहीं थी, सिस्टम जो है वो माउंट हुआ हुआ था, स्टेशनरी था वो. बट अब 12वें में ये है कि आपके नीचे से मूवमेंट हो रही है. अब वो गाड़ी की मूवमेंट भी हो सकती है, वो किसी आसपास जो वाइब्रेशन हो रही है उसकी वजह से भी मूवमेंट हो सकती है. तो बेस एक्साइटेशन में से मुराद वही है कि आपकी जो बेस है वो सिस्टम को एक्साइट कर रही है. तो अब हम चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, क्या करना है हमने इसमें. अच्छा अब काम क्या है हमारा? काम हमारा बेसिकली वही है कि सबसे आसान जो एक एग्जांपल है बेस एक्साइटेशन की, वो ऑब्वियसली आपकी व्हीकल है. और व्हीकल की जो इनपुट फोर्स या इनपुट जो आपके पास जो भी आ रहा होता है वो टायर से आता है, और टायर का जो इनपुट आता है वो ऑब्वियसली आपकी जो रोड प्रोफाइल होगी, जिस तरह की भी होगी, वो रेगुलर है, वहां से आएगा. हम चाहते क्या है? हम चाहते ये हैं कि बेशक जो रोड या आपके पास जो रोड है वो उसमें रेगुलर शेप हो, उसमें गड्ढे हों या गड्ढे हों, उसकी जितनी भी मूवमेंट हो, लेकिन वो जो मूवमेंट है वो चेसी के ऊपर आगे कम हो जाए. यानी कि जो जो बंदा बैठा हुआ है चेसी के ऊपर, सीट पे बैठा हुआ है, उसको इतनी मूवमेंट महसूस ना हो, उसकी जो मूवमेंट है वो कम करनी है आपने. तो यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ को, अगर यहाँ ग्राफ को आप दोनों को देखते हैं तो ये आपकी बेस मोशन है, मतलब जो आपकी जो आपकी मूवमेंट है जो कि आपकी सरफेस से आ रही है, आपकी रोड से आ रही है. और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेसी की है. तो देख सकते हैं आप, ये काफी कम हो गया, ये जो उसकी एम्पलीट्यूड था वो कम हो गया. लेकिन जीरो करना इज वेरी डिफिकल्ट. ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट रहे. कम से कम इसमें पैसिव कंडीशन के अंदर, एक्टिव में कर सकते हैं हम, वो बात की बात है. लेकिन पैसिव जहाँ पे आप स्प्रिंग मास, स्प्रिंग और डैम्पर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इस जो बेस्ट मोशन है इसको बिल्कुल जीरो कर दें, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाए. ऐसा नहीं होगा. लेकिन होगा क्या, आप इसका एम्पलीट्यूड जो इनपुट आ रहा है इसको किसी हद तक कम कर सकते हैं आप. तो आप बेसिकली कर रहे हैं कि इस जो टायर पे जो मोशन आ रहा था उसको आप काफी हद तक कम करके उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम कर रहे हैं. तो ये हमारा काम है बेसिकली जो इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं. अच्छा यहाँ पे अब इसको आइसोलेटर भी कहते हैं. आप मशीन की मूवमेंट को आइसोलेट कर रहे होते हैं. इसको बेसिकली हम अभी जब इसको ग्राफ देखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें और डिस्कस करेंगे. अच्छा अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, वही काम करना जो हम करते हुए आ रहे हैं. लेकिन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं. पहले हमारे पास जो था वो सिर्फ स्प्रिंग मास था, फिर उसमें स्प्रिंग मास डैम्पर आ गया, फिर स्प्रिंग मास डैम्पर में फोर्स हार्मोनिक आ गई. ठीक है. सबसे पहले फ्री वाइब्रेशन था. अब क्या हो रहा है, उस फोर्स भी है, स्प्रिंग भी है, मास भी है, डैम्पर भी है, बेस जो है वो मूव करना शुरू कर दिया आपने. अच्छा अब हम यहाँ करते हैं कि ऑब्वियसली दिस इज योर बेस जो है जो कि मूव कर रही है. हम अजम्पशन ये कर रहे हैं कि जो आपकी इनपुट इनपुट जो आपके पास सिग्नल आ रहा है फ्रॉम द रोड वो साइन वेव है. सिंपल साइन वेव ले लें, कोसाइन भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं कई बार बता चुका हूँ, आइदर यू टेक द साइन वेव और कोसाइन वेव, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों इंटरचेंजेबल है. ठीक है, सिर्फ उसमें फाई आ जाएगा, फेज आ जाएगा. तो हम ये ले रहे हैं कि वाई ऑफ टी वो है जो कि आपके पास जो आपका टायर मूव होगा, जिस जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस एम्पलीट्यूड से आपका टायर मूव होगा वो वाई ऑफ टी है, विच इज वाई कैपिटल साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पे वाई जो है वो एम्पलीट्यूड है ऑब्वियसली, और साइन ओमेगा टी इट विल चेंज विद टाइम. ठीक है. तो नाउ दिस इज the input from the road profile, and then we have a spring. ये वही है जो सस्पेंशन आपके गाड़ी में लगा होता है. तो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड डैम्पर, और फिर ये मास आ गया आपका. ठीक है. सो नाउ दिस, तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए. नाउ दिस y इज द मूवमेंट ऑफ द बेस एंड दिस x इज द मूवमेंट ऑफ योर चेसी. ठीक है. तो जब आप इसमें
इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो यहाँ पे आप, अगर आपको लास्ट टाइम याद हो तो वहाँ पे सिर्फ के एक्स आया था, बट नाउ दिस विल बी अ डिफरेंस, क्योंकि जो स्प्रिंग है इसके दोनों एंड्स मूव कर रहे हैं। स्प्रिंग का ये वाला एंड जो है वो मूव कर रहा है विद डिस्प्लेसमेंट y एंड दिस एंड इज मूविंग विद डिस्प्लेसमेंट x। तो द टोटल फोर्स विल बी अ डिफरेंस ऑफ x माइनस y, ठीक है। तो जब भी आप फोर्स निकालेंगे, आपको जो जो फोर्स चाहिए स्प्रिंग के अंदर वो डिफरेंस से आती है जब दोनों एंड्स मूव कर रहे हो। यू विल टेक k x minus y. The total displacement of this spring is not either x or y but a difference of x minus y. समझ आ रही है बात? सिमिलरली जब आप डैम्पर की बात करेंगे वो भी एक्जैक्टली वही होगा कि यू हैव द वेलोसिटी, तो वो जो x माइनस वाई यहाँ लिखा था सिमिलरली वही x डॉट माइनस वाई डॉट लिखा था। फर्क समझे लास्ट टाइम क्या क्या डिफरेंस था? लास्ट टाइम जो था उसमें आपके पास जो दोनों चीजें, दोनों एंड्स मूव नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो लास्ट टाइम में y कोई चीज थी ही नहीं, तेरे पास कोई y नहीं था, कोई y नॉट नहीं था। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। तो ये आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि ये जो पिछला वाला हमारा था उसमें ये फिक्स था, उसमें जो स्प्रिंग का एक जो एक एंड है वो तो मास से कनेक्टेड है और डैम्पर का जो एक सिरा है वो भी मास से कनेक्टेड है, बट अदर एंड्स जो है वो फिक्स्ड हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई मूवमेंट हो नहीं सकती, तो इसीलिए सिंपल के एक्स और सी एक्स डॉट आ गया था। बट नाउ दिस इज नॉट केस। अब जो है वो जो उसकी जो ये वाली सरफेस है वो भी मूव कर रही है क्योंकि वो बेस एक्साइटेशन में आ चुके हैं हम, तो इसीलिए आपके पास डिफरेंस आएगा। सो यू विल हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन जो दो वेरिएबल्स, जो दो डिस्प्लेसमेंट के वेरिएबल्स दो एंड्स में जो है उन दोनों का डिफरेंस देना पड़ेगा आपको। तो that's why here we have k x minus y and then we have c x dot minus y dot। अच्छा, अब सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें इस पे। आप सबको पता है कि आप बड़े आराम से उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तीनों जो फोर्सेस हैं उसको ऐड कर लिया। ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू राइट द इनर्शियल फोर्स जो कि एम एक्स डबल होती है। इनर्शियल फोर्स में वाई नहीं आएगा क्योंकि इनर्शिया का तो एक ही डिस्प्लेसमेंट या एक ही एक्सेलरेशन होती है, तो उसमें डिफरेंस नहीं लेंगे आप कभी, ठीक है। ये सिर्फ स्प्रिंग और डैम्पर के लिए वैलिड है। थोड़ा सा चेंज कर लें, एक्स को अलग ले जाएं, वाई को अलग कर दें, एंड देन ऑब्वियसली आप जो है हम जो काम करते हुए हमेशा से आ रहे हैं वही करेंगे। हम वाई की सोल्यूशन अज्यूम करेंगे और वो वाई द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी आ गया, ये वापस उठा के इस दोनों इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। डेरिवेशन ये नहीं है तो उसमें डेरिवेशन का हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है इस चीज़ में, तो वो डेरिवेशन नहीं करनी है आपने इसमें, जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पता है कि एम्पलीट्यूड और फेज आता है, टेंजेंट से फेज निकलता है और एम्पलीट्यूड आप उसको दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं। वेरी सिंपल। अच्छा, अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यू कैन ऑलवेज राइट, ठीक है, एज एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स और एस साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। अब अल्फा क्यों आ रहा है यहाँ पे? जब भी सिस्टम में बता चुका हूँ, जब भी सिस्टम में डैम्पर होगा तो वहाँ पे फेज जरूर आता है, ठीक है। अगर डैम्पर ये नहीं होता तो यहाँ पे फिर फेज नहीं आता, ठीक है। तो डैम्पर सिस्टम में फेज को इंड्यूस करता है। अगर ये समझ नहीं भी आ रहा तो बहुत इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो सोल्यूशन करना चाह रहे हैं वो सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ नीचे आ रहा है, तो वो मैं बताऊंगा मैं आपको। तो ऑब्वियसली फिर आप सोल्यूशन जो है अज्यूम करते हैं, वापस डालते हैं, सॉल्व करते हैं, वो सारे स्टेप्स कोई भी यहाँ स्टेप्स नहीं हुआ और वो करना भी नहीं है आपने। तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फाइनल रिजल्ट। तो नाउ दीज आर टू फाइनल रिजल्ट्स। देखिए लास्ट टाइम जब हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम डैम सिस्टम की बात जो कल की थी हमने, उसमें क्या आ रहा था यहाँ पे, उसमें यहाँ पे जो था वो आपके पास मैग्निफिकेशन फैक्टर आ रहा था। यहाँ पे x डिवाइड बाय y आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे फाई आ रहा था, फेज आ रहा था, यहाँ पे भी फेज आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके पास जो आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं वो चेंज हो गए। अच्छा, फॉर्मूलाज में भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, दोनों फॉर्मूले में जीटा और आर ही आ रहा है। हमने क्या कल क्या कहा था कि जितने भी फॉर्मूले होंगे आप जो है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू ओनली टू वेरिएबल्स, one is zeta, one is r। zeta is damping ratio, सबको पता है। r is the ratio of omega divided by omega n, यानी कि जो एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी है अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तो जो भी वो रेशियो बन के आ रहा है वो r है। तो ये जो रिजल्ट है ये काम का रिजल्ट है और ये हमने जो है इसको अब प्लॉट करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने एग्जैक्टली ये किया था, हमने प्लॉट किया था। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक नया इसको जो नाम दे रहे हैं हम x डिवाइड बाय y को, ठीक है। y being the displacement of the displacement of the tire, x being the displacement of the chassis,
ठीक है, तो दोनों का रेशियो ले रहे हैं हम। तो दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी, कि हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट, उसका एम्पलीट्यूड किस तरह चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो नाउ अब काम किया हमारा, वी विल ट्राई टू प्लॉट दिस इक्वेशन ग्राफ, जिस तरह मैं लास्ट टाइम शो किया था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे भी ग्राफ शो करेंगे और उसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू प्लॉट द फाई एज वेल। तो जब हमें इस सिस्टम को, इस इक्वेशन को प्लॉट करता हूँ जो कि डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी है, विच इज टी डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई, तो ग्राफ को जिस तरह से बन के आता है, आप देखे हैं कि ग्राफ की जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होता, उसमें भी, इसमें लास्ट टाइम भी ग्राफ में पीक आ रही थी, यहाँ पे भी डिफरेंट पीक्स आ रही हैं, यहाँ पे भी मतलब जीटास हैं, आपके पास एक्स एक्सिस पे जो है वो आर है, तो कॉन्सेप्ट काफी हद तक सिमिलर है कि किस तरह बिहेव कर रहा है वो। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी समझने वाली है, ये जो पार्ट है आपका आफ्टर आफ्टर रूट टू, दिस पार्ट इज नोन एज द वाइब्रेशन आइसोलेशन। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो पूरा हिस्सा है ये वाइब्रेशन आइसोलेशन का हिस्सा कहलाता है। अब इसकी वजह क्या है, वाइब्रेशन आइसोलेशन का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। वाइब्रेशन आइसोलेशन का मतलब ये है कि जैसे ही ये आर, ये रूट टू शो किया हुआ है, जैसे ही आर रूट टू से बढ़ता है, तो जो आपका एक्स डिवाइड बाय वाई है, एक्स डिवाइड बाय वाई वो 1 से कम हो जाएगा। और 1 से कम का मतलब क्या है कि जो आपका रोड से जो आपकी इनपुट आ रही थी एम्पलीट्यूड, वो कम हो गई है एट द चेसी। ठीक है, तो दिस इज व्हाई इट्स नोन एज द वाइब्रेशन आइसोलेशन, कि आप आइसोलेट कर रहे हैं वाइब्रेशन को। जब भी आपके पास आर की वैल्यू रूट टू से ज्यादा होगी, यू विल बी इन द वाइब्रेशन आइसोलेशन एरिया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जब भी कोई आपसे ये पूछे कि आपने वाइब्रेशन आइसोलेशन जो है और बेस एक्साइटेशन के अंदर किस तरह करना है, तो आप यू विल से कि whenever our ratio frequency ratio, that is r, is greater than root 2, we are in the vibration isolation phase। तो ये बेस्ट फेज है आपका। अगर आप यहाँ पे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आउटपुट है वो कम हो रहा है इनपुट से। ठीक है, जो इनपुट से आपके पास फोर्स की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो एब्सोल्युटली कम है एज कम्पेयर टू द आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से मैं आपको एक सिमुलेशन भी दिखा देता हूँ पहले, तो फिर हम इस पे आगे जाएंगे। ताकि इसको फिर हम क्लास को फिर वाइंड अप करेंगे और अगले उसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये एक चेसी सिस्टम की जो है वो पूरा एक गिवन है। मैं यहाँ पे जो है इसकी जो है प्रोफाइल चेंज करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वन है इससे तो मास कम हो रहा है चेसी का, और उसके बाद जो मास है जो ये इससे जो है आपका आपकी जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है, अगर आप ग्राफ देखना चाहें। अच्छा, अब ये जो है वो व्हीकल की वेलोसिटी है, देख सकते हैं 145 और 1 किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है। अच्छा, बाय चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल आई कैन चेंज माय ऑपरेटिंग पॉइंट। ये इसका जो गेन जो है, गेन बोलते हैं इसको, आप इसको डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी भी बोल सकते हो, जो अभी हमने पढ़ा है, एक्स डिवाइड बाय वाई। सही है, तो दिस इज योर वाई, दिस इज योर वाई, द रेड वन, एंड द ब्लू वन इज योर एक्स। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि आप एक्स को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो एक्स है या ब्लू जो ग्राफ है वो आपका चेसी के ऊपर, बंदे के ऊपर जो बैठे हुए पैसेंजर्स उनके ऊपर आ रहा है, तो यू वांट कि वो कम से कम हो। तो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो चेंज करने का एक तरीका है वो ये, आप वेलोसिटी चेंज कर दें सिस्टम की। नाउ यू कैन सी, अगर मैं ये वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ तो द स्ट्रेट लाइन इज मूविंग। ठीक है, तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये ऑपरेटिंग पॉइंट है आपका। अभी जो है स्ट्रेट लाइन वो सीधा जो है वो बिल्कुल पीक के ऊपर है, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस एरिया। आप देख सकते हैं कि जो ब्लू मूवमेंट है वो बढ़ रही है बजाय कम होने की। जो आपकी आउटपुट डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि चेसी की डिस्प्लेसमेंट है, वो बढ़ रही है फ्रॉम द इनपुट डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज डेंजरस फॉर द पैसेंजर्स एज वेल एज द व्हीकल इटसेल्फ। ठीक है, तो आप तो ये नहीं चाहते। तो वजह क्या है इसकी, क्योंकि आपकी स्पीड ऐसी मैच हो रही है, जो आपकी व्हीकल की स्पीड है वो उस पीक से मैच हो रही है जहाँ वो पीक है। अब अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की, लेट्स सपोज, तो यू कैन सी द स्ट्रेट लाइन इज मूविंग टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जा रही है वो। हम उस रीजन से निकल गए हैं, अब वो जो पीक का पूरा रीजन था उससे निकल के आगे जा चुके हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ चुकी है। नाउ अब ये थोड़ा सेटल होगा तो यू कैन सी कि अब जो है वो डिस्प्लेसमेंट कम हो गई है।
ठीक है। तो अब जो आउटपुट में चेसी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चेसी या द एम्पलीट्यूड ऑफ द चेसी वो कम हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है जो कि रोड से आ रहा है, और यहाँ जो एम्पलीट्यूड है, जो चेसी का एम्पलीट्यूड है, वो कम है। अच्छा, ये तरीका तो हो गया जो आप वेलोसिटी से चेंज कर रहे हैं, जो कि बेसिकली अगर आपने गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर में चलानी है तो चलानी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो तो आपको पूरी रेंज है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इस चेसी को जो है वो इसका इसका जो मास है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो बाय चेंजिंग द मास यू कैन ऑल्सो चेंज द दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं मास बढ़ाता हूँ यहाँ पे, चेसी का गाड़ी का मास बढ़ा रहे हैं बेसिकली हम, तो यू कैन सी कि वो थोड़ा थोड़ा वो रिटायर्ड हैंड साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो जितना मैं मास बढ़ा रहा हूँ मेरे लिए बेहतर हो रहा है बेसिकली वो, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आप एक हद तक ही मास बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर आप काम क्या करते हैं, आप जो है सिस्टम की जो स्टिफनेस है यानी कि स्प्रिंग और जो सिस्टम का डैम्पर है उसके साथ आप जो प्ले कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। तो बेसिकली सारा जो ओवरऑल जो एक कंक्लूजन है वो ये है कि आप किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, और वो जिस पॉइंट पे भी आप ऑपरेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा आपको कि आपकी जो मूवमेंट सिस्टम है वो किस तरह की हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो ये एक था। अब इसमें मुख्तलिफ और भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिर्फ एक सिंगल बम्प आता है ना। अब ये फोर्स रिस्पॉन्स नहीं है, यहाँ पे डाई आउट हो जाएगा सिग्नल। तो आप देख सकते हैं जो सिस्टम है वो आपका डाई आउट हो रहा है। अगर मैं इसको पीक पे लेके चला जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अगेन द आउटपुट एम्पलीट्यूड इज मोर देन द इनपुट एम्पलीट्यूड, विच इज ऑब्वियसली डेंजरस। फिर आपके पास जो एक स्टेप रिस्पॉन्स टाइप की चीज़ भी आ सकती है, इसमें वो एकदम से चेंज होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था। जिस क्लास जी क्लास जो है वो टाइम्स का ख़त्म होने वाला है, तो काइंडली इस पर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो इस पर अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे एक, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ हो क्या रहा है यहाँ पे। जी हारिस, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर ये सिंगल बम्प वाला दिखा सकते हैं? जी, वैसे इसमें जो ना लिंक जो है मैंने वो सारे लेक्चर्स के अंदर, तो वहाँ से भी आप उसको अगर करना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं बाद में। जी, कोई सवाल तो नहीं है आपका? देखिए, बम से जो है वो गाड़ी गुजर भी गई है, उसके बावजूद जो ब्लू वाला है उसमें थोड़ा सा और भी उसमें और एक और साइकिल आ रहा है, एक साइकिल तो आगे उसमें हल्का सा फिर नीचे दोबारा आ रहा है, ठीक है। जबकि आपके पास नीचे जो रेड वाले में वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल एक पॉइंट पे आके खत्म हो गया, क्योंकि इनपुट तो कुछ है ही नहीं ना। उसके बाद एक साइकिल आया, उसके पास जो है इनपुट खत्म हो गया, लेकिन वो जो आपके पास चेसी पे मूवमेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा लंबे अरसे के लिए चल रही है। कोई सवाल सर काइंडली? ये जो जी जी। सर ये जो डिप आ रहा है इसका यही मतलब है ना कि डैम्पिंग जो है वो है वन से नीचे है, मतलब अंडर डैम्प्ड है। हाँ हाँ, सिस्टम तो ये अंडर डैम्प्ड ही है। सही, ठीक है सिस्टम सर। तो ये अंडर डैम्प्ड ही है। एनी मोर क्वेश्चन? कोई बता दे मुझे कोई। हमजा, आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमजा फर्रुख? जी सर, समझ आ रहा है। चलो, अच्छी बात है। फहाद, आर यू देयर? तुम पता नहीं कहाँ गायब है, तो तुम कोई भी मिस कर रहे हो, आई डोंट नो क्या होगा। ये लड़का होता ही नहीं है कभी। अब्दुल समद, आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी सर, समझ में तो आ रहा है वैसे। चलो, गुड है। ओके, सो गाइस, दोबारा जो है ना वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसको फिर अभी 3 मिनट में दोबारा खत्म हो जाएगी क्लास में। तो प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा, 2 मिनट, 2 to 3 मिनट्स के अंदर अंदर आ जाए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो एंड हम इसको रैप अप करें फिर।